अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर जो 15 है उसकी एक्सरसाइज के जो MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। होप सो आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, MCQs number 1, two identical balls of masses 1 kg each having distance 1 meter between their centers। ग्रेविटेशनल फोर्स बतानी है। मासेस गिवन है हमारे पास, देखें 1 kg के, दोनों मासेस 1 kg के, मतलब M1 भी और M2 दोनों 1 kg के हैं। और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 1 मीटर का डिस्टेंस है। ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करनी है तो लिख लेंगे मास ऑफ ईच बॉल M1 M2 इक्वल्स टू 1 kg। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आ गई। डिस्टेंस r 1 मीटर है, ये फॉर्मूला लगाएंगे g M1 M2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ये g की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 दोनों मासेस लिख दिए और r का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर क्या है? 6.67 एक्सपोनेंट माइनस n न्यूटन। बी हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर है। Okay, next, gravitational force between two objects is F. If masses of bodies are double and distance between their center is reduced to half, then gravitational force is. Okay, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मासेस अगर बॉडीज़ की डबल कर दें, मतलब 2 कर दें, 2 M1 M2 कर दें। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज़ डबल। M1 किसके बराबर है? 2 M1 डबल कर दिया और M2 भी 2 M2 एंड जो उसका डिस्टेंस है वो हाफ कर देना है, रेडियस इक्वल्स टू हाफ मीटर्स कर दिया। अब क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होगी? ठीक है, तो देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं जी M1 M2 अपॉन r स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया हमने। जी अभी फ़िलहाल एज इट इज़ लिखा, उसकी वैल्यू पुट नहीं की। M1 की जगह 2 M1 लिख दिया, M2 की जगह 2 M2 लिख दिया और r स्क्वायर की जगह पे डिस्टेंस का हाफ का स्क्वायर। ठीक है, और ये 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? 4g हो जाएगा। M1 M2 लिख देंगे और d स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4 16। यहाँ पे पीछे क्या रह जाएगा? जी M1 M2 अपॉन r स्क्वायर। और ये आपको पता ही है हमारे पास क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। इसकी जगह पे हम F लिख देंगे कि ये फोर्स का फॉर्मूला है। सो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स जो आ जाएगी वो 16F आ जाएगी। सो करेक्ट आंसर इज डी, 16F। नेक्स्ट है थर्ड, द वैल्यू ऑफ h एट हाइट ऑफ 1500 किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ इन मीटर पर सेकेंड इज। हमने क्या फाइंड आउट करना है? हाइट फाइंड आउट करनी है या एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में, जबकि हाइट हमारे पास गिवन है, एक हाइट हमारे पास गिवन है। अच्छा, हाइट इज इक्वल टू 1500 किलोमीटर्स, यहाँ पे इसको हमने कर दिया मीटर में। ठीक है, 1500 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो 1.5 एक्सपोनेंट 6 मीटर्स। रेडियस ऑफ अर्थ भी मीटर में लिख दिया, 6.4 एक्सपोनेंट 6 कांस्टेंट वैल्यू है। और वैल्यू ऑफ जी हमें पता है 9.8 होती है। ठीक है, अच्छा जो हाइट का फॉर्मूला है, मतलब एल्टीट्यूड का फॉर्मूला है, आपकी बुक में ये फॉर्मूला गिवन है वैल्यू ऑफ जी विद एल्टीट्यूड का। तो जी डैश इज इक्वल्स टू जी कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h का होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा जी डैश इज इक्वल्स टू 6.4। सो करेक्ट आंसर इज बी, 6.4। Next 4, as we go deeper under the surface of earth, the value of gravitational field strength G। ओके जी, तो ये बताना है कि वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हमें पता है, मैंने आप लोगों को बताया था जब इनसाइड द सर्फेस ऑफ अर्थ को हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते जाएंगे तो रेडियस जो होगा वो कम होता जाएगा। रेडियस कम होता जाएगा तो उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो भी हमारे पास कम होती जाएगी, क्योंकि जी और आर का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। जी ग्रेविटेशनल कम होगा, रेडियस भी कम होगा। रेडियस का ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम डीपर जाते जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। करेक्ट आंसर इज बी। Next 5, if we considered the earth as a perfect sphere and ignored the presence of their air resistance, what will be the orbital velocity? ओके जी, अगर वो कह रहे हैं कि अर्थ को हम एक परफेक्ट स्फेयर सपोज कर लें, ठीक है, और एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी? अच्छा, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ गिवन है। मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट वैल्यू है, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट वैल्यू है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कांस्टेंट वैल्यू है और यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना है √gm/r।
वैल्यूज सारी पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा v इज इक्वल टू 7.9 एक्सपोनेंट 3 और इस 3 की जगह पे हम किलो लिख सकते हैं. सो करेक्ट आंसर इज D 7.9 किलोमीटर्स पर सेकेंड. Next 6, when a satellite is put into a higher circular orbit, its kinetic energy is. अगर हम सैटेलाइट को हायर ऑर्बिट में भेजना चाहें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और रेडियस के दरमियान जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है. ठीक है, कि जैसे जैसे सैटेलाइट जो है वो ऊपर जाता जाएगा तो ऊपर जाता जाएगा, रेडियस इंक्रीज़ होता जाएगा. जब नीचे आता है तो रेडियस डिक्रीज़ होता है. ठीक है, तो जैसे जैसे सैटेलाइट ऊपर जाएगा रेडियस इंक्रीज़ होता जाएगा और काइनेटिक एनर्जी से क्या होगी? कम होती जाएगी. नेक्स्ट, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. अब यहाँ पे क्या करना है? ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करनी है जियोस्टेशनरी की. ठीक है, सारी वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास. ये मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हाइट या एल्टीट्यूड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का 3.5 होता है. अच्छा, ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं. ठीक है, तो ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, या कभी कभार पेपर में नीचे बैक साइड पे लिखी हुई भी होती हैं. अगर नहीं लिखी हुई तो ये कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी होंगी. ऑर्बिटल जियोस्टेशनरी का जो वेलोसिटी का फार्मूला है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, वो Gm/r होता है और r की जगह हम लिखते हैं RE+h. ठीक है, अब इस वाले फार्मूले में हमें सारी वैल्यूज़ पुट करनी है. G कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है और हाइट भी हमारे पास गिवन है. सारी वैल्यूज़ गिवन है, पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3074 मीटर पर सेकेंड. तो हमने क्या करना है अब इसको, क्योंकि यहाँ तो किलोमीटर्स में सारे ऑप्शंस हैं, तो हमने इसको किलो में कन्वर्ट कर लेना है. 3.07 लिख देंगे, इंटू 10⁻³ लिखेंगे और उस 3 की जगह पे हम क्या लिख देंगे? किलोमीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट है, द मिनिमम नंबर ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फॉर कंप्लीट ग्लोबल कवरेज इज. अच्छा जी, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज 3. सी पर जो है, क्योंकि 3 सैटेलाइट्स जो हैं, बिकॉज 3 सैटेलाइट कैन कवर द मोस्ट ऑफ अर्थ सर्फेस. 3 सैटेलाइट्स होते हैं जो कि अर्थ की सरफेस को कवर अप कर रहे होते हैं और उस वक्त फिर ही हमें क्या होती है? कंटिन्यू कवरेज मिल सकती है. ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में क्या होता है कि 3 सैटेलाइट्स जो होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट कवरेज दे रहे होते हैं. नेक्स्ट, व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम अ मैसिव बॉडी इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज. ओके, अब यहाँ पे हमने ये बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन है आर के साथ. पहले हमने क्या बताया था? काइनेटिक एनर्जी का. तो ये यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या है? इंक्रीजेस, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, मैंने बताया था रेडियस इंक्रीज़ होता जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी उसके साथ साथ इंक्रीज़ होता जाएगा. ठीक है, आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो ऊपर की तरफ हाई होता है और जैसे नीचे आता जाता है तो वो ड्रॉप होता जाता है. ठीक है, तो इसी तरह रेडियस इंक्रीज़ होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास इंक्रीज़ होती जाएगी. नेक्स्ट, लास्ट, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एन एल्टीट्यूड. ये वैल्यू गिवन है हाइट की वे कम्युनिकेशन सैटेलाइट अप्रोचेज इज. ओके, हमने क्या फाइंड आउट क्या करना है इसमें? पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है. ठीक है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हमने फाइंड आउट करनी है. मास ऑफ अर्थ गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, कांस्टेंट वैल्यू ग्रेविटेशनल की गिवन है और जियो स्टेशनरी की हाइट भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी गिवन है. यहाँ पे फॉर्मूला हमने लगाना है पोटेंशियल एनर्जी का, U = -Gm/r और r की जगह हमने क्या लिख देना है? RE+h. ठीक है, और ये हमारे पास हमने सारी वैल्यूज़ इसकी पुट कर देनी है तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. अच्छा, आपकी बुक में जो करेक्ट आंसर है वो A है, लेकिन वो आई थिंक टाइपिंग एरर हो गया होगा जिसकी वजह से वो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है. तो करेक्ट आंसर है -9.7 मेगाजूल्स पर किलोजूल्स. हमारे MCQs चैप्टर नंबर 15 के नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.